हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है नाना साहेब की पुत्री मीना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो बच्चों, यह एक रिपोर्टाज है और इस रिपोर्टाज में जो हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता और उनकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। और इस गौरवशाली विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए, जो किशोर पीढ़ी है उसको परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंचतत्व के बलिदान अंक से लिया है। तो बच्चों, जो हिंदू पंचतत्व है उसका प्रकाशन है वो 1926 में कलकत्ता में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तने में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है लेखिका द्वारा। तो सबसे पहले हम जो चपला देवी लेखिका हैं रिपोर्टाज की, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यानी मतलब कई बार हैं वो, अनेक जो रचनाकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इतिहास में मतलब दर्ज होने से रह जाते हैं। उनमें से एक चपला देवी भी है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मीना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। यानी जो नाना साहब का जो महल था उसमें आग लगा दी गई थी, जिससे जो नाना साहब की पुत्री थी मीना, वो उसी में जलकर भस्म हो गई, जो आज़ादी की एक नन्ही सिपाही थी। मीना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। जो मीना के बलिदान की जो कहानी है उसको चपला देवी ने इस गद्य में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना शैली में लिखी गई है और उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। यानी यह एक रिपोर्टाज है, इसे हम एक रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप है वो कह सकते हैं। अब हम बच्चों पाठ को स्टार्ट करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मीना को भस्म कर दिया गया। यानी सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मीना को साथ न ले जा सके। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसका विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, तो मतलब नाना साहब हैं वो असफल हो गए और असफल होने के बाद जब वो भागने लगे तो मतलब जल्दबाजी में अपनी पुत्री मीना को साथ न ले जा सके। देवी मीना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरही और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यानी यहाँ पर जो नाना साहब की पुत्री मीना है उसको उस महल में ही आग में मतलब भस्म कर दिया। तो यह मतलब जो रोमांचकारी वर्णन है, ये जो पाषाण हृदय को भी एक बार तो द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल है वो भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। यानी जब अंग्रेज हैं वो नाना साहब का महल लूट रहे थे, उस समय जो बालिका है उसे
कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। लेकिन जब वह मतलब तोपें लगाई गई महल को भस्म करने के लिए, तो एक सुंदर सी बालिका है जो नाना साहब की पुत्री है मेना, वह बरामदे में आकर खड़ी हो गई। तो अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। यानी जब सेनापति को उस पर दया आई, यानी अल्पवयस यानी कम उम्र, यानी उसकी कम उम्र को देखकर सेनापति को भी उस पर दया आई। और सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। जो नाना साहब की पुत्री है उसने मतलब शुद्ध अंग्रेजी में उत्तर दिया उनको कि क्या आप मतलब कृपा करके इस महल की रक्षा करोगी। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिरने से आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति कह रहे हैं कि ये नाना साहब का जो वास स्थान था तो सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, क्योंकि यह मकान है वो विद्रोही नेता का है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। यहाँ जो मेना है, जो नाना साहब की पुत्री है, वो कह रही हैं कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे तो दोषी हैं, पर इस पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत ही प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। सेनापति ने कहा कि मतलब मुझे तो कर्तव्य का पालन करना ही होगा, जो मतलब कर्तव्य के अनुरोध से मैं इस मकान को मुझे गिराना ही होगा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल के हैं, आपकी प्यारी कन्या में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए। यानी यहाँ जो नाना साहब की पुत्री है मेना, वो कह रही है कि मैं आपको जानती हूँ कि आप जनरल हैं और आपकी एक मतलब प्यारी सी बेटी है मेरी, उसका नाम है, तो वो मेरे पास है खेलने के लिए आती थी और आप भी हमारे घर आते थे, लेकिन अब आप ये सब बातें हैं वो भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई, यानी अब जो मेरी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ मेना बता रही है कि मैं उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मेना है। यानी सेनापति को याद आ गया। सेनापति हे कुछ क्षण उठकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी मतलब सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। अब यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि मैं मतलब जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। यानी उसी समय जो सेनापति जनरल हैं आउट्रम वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने मतलब गुस्सा होते हुए सेनापति से कहा कि अभी तक आपने नाना साहब का महल है वो तोपों से क्यों नहीं उड़ाया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। लेकिन सेनापति कह रहे हैं कि विनयपूर्ण कहा सेनापति ने कि मैं मतलब इसी फिक्र में हूँ, किंतु मैं आपसे निवेदन है कि क्या आप मतलब किसी तरह से नाना साहब का महल बच सकता है। आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है।
तो आउटरन ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। यानी जो अंग्रेज हैं वो नाना साहब पर बहुत ही क्रोधित हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना अब असंभव है, ये संभव नहीं है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जो लॉर्ड कैनिंग हैं को इस विषय का एक तार देना चाहिए। लेकिन सेनापति है को लगता है कि जो लॉर्ड कैनिंग हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, उनको इस विषय में एक तार तो अवश्य देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मेना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मेना का पता नहीं लगा। यानी मेना है वो उसे नहीं मिली अंग्रेज सैनिकों को। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी जो लंदन के मंत्रिमंडल है उसका मतलब ये मत है उसकी कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी अब यह महल विध्वंस होने से नहीं बच सकता। उसी क्षण क्रू जनरल आउटरम की आज्ञा सेना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध था। यानी मतलब बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख का विषय है कि जो भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को पकड़ नहीं पाई जिस पर मतलब अंग्रेज जाति का है वो मतलब भीषण क्रोध था। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। यानी यहाँ कह रहे हैं कि मतलब जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा तब तक हम कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नरनारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। यानी हे ने मतलब जो नाना साहब की पुत्री है मेना, उसके प्रति मतलब दया की भावना दिखाई, तो उसकी वहाँ बहुत ही हंसी हुई पार्लियामेंट में। जो मतलब एक मामूली सी महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपने कर्तव्य को भूल गए थे। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1957 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वस्थ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती है। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती है। यानी जो नाना साहब की पुत्री है मेना, वो मतलब जो महल है उसको भस्म कर दिया गया, तो उस पे बैठ के जो भग्नाविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी, मतलब जो खंडहर है भग्नाविष्ट प्रसाद के ढेर,
भग्नाविष्ट यानी जो खंडर है, पर बेटी है वो रो रही थी और पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। तो कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। बालिका केवल रो ही रही है और वह सैनिकों के प्रश्न का जवाब या कोई उत्तर नहीं देती। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, अहो यह नाना की लड़की मेना है। पर वह बालिका किसी और ने देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मेना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। तो मतलब मेना ने कहा कि जो आउट्रम है, जो जनरल है अंग्रेजों का, तो अंग्रेज सरकार की आगे से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया, ये कहा। तो मेना ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। लेकिन जिसका मतलब पाषाण हृदय वाले जो जनरल था आउट्रम, उसी समय मेना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। यानी जो मेना है, नाना साहब की पुत्री, उसको कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मेना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी जो महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के जो बाकर पत्र हैं, जो पत्रिका है, उसमें छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ जिसमें नाना साहब की एकमात्र पुत्री जो मेना है वो उस धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई है। जो मतलब एक शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। बच्चों, जो ये रिपोर्टाज है, इसमें जो हमारी मातृभूमि की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए मतलब जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, न्योछावर किए थे, उनके जीवन का उल्लेख इस रिपोर्टाज में किया गया है। जो एक मतलब बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है, जिन्होंने भी अपने प्राण हैं वो न्योछावर कर दिए थे हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। तो मतलब ये एक आज की जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर पीढ़ी है, को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रिपोर्टाज का की जो मतलब रचना की गई है। और इस रिपोर्टाज को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। और जो हिंदू पंच है इसका प्रकाशन है बच्चों 1926 में कलकत्ता में हुआ था। इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।